हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 कौन से फंडामेंटल राइट्स को डेडिकेटेड है। पार्ट 3 इसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दे रखी है, जिसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है वो कोई फंडामेंटल राइट के बारे में बात नहीं करती, लेकिन किसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट क्या रहेगी। स्टेट जो है वो कोई पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है या लोकल अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट का मीनिंग इन सेंस में यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 13 क्या बताता है। आर्टिकल 13 ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी एक्ट बने पास हो, यानी कि कोई भी ऐसा सेकेंडरी लेजिस्लेचर पास हो जाता है, या तो एक्ट या लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कोई सेकेंडरी लेजिस्लेचर। सेकेंडरी लेजिस्लेचर कौन पास करता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी को जब लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाए और उसने कोई एक्ट बना दिया, सेकेंडरी लेजिस्लेचर बना दिया, तो इस लेजिस्लेचर को के बारे में बात करता है। और इसके अलावा कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनती है, इनमें से कोई भी चीज अगर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्ररी है तो वो उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएगी, उस एक्सटेंट तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, जिस एक्सटेंट तक ये कॉन्ट्ररी टू द फंडामेंटल राइट्स है। तो ये बात याद रखनी है हमें। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 के अंदर कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी कुछ एक्सटेंट तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब सॉरी अमेंड कर सकती है। ओके, तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ एक्सटेंट तक अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के अंदर। तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ओके, कोई एक्ट तो नहीं बनाया जा सकता, कोई सेकेंडरी लेजिस्लेशन नहीं बनाया जा सकता, कोई ऐसे रूल्स या रेगुलेशन नहीं बनाई जा सकती जो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्ररी हो, लेकिन पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। फिर हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 को डिस्कस करा था। ये आर्टिकल्स किससे डील करते हैं। ये आर्टिकल्स इक्वालिटी से डील करते हैं, राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं। तो इसमें हमने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा, 15 के बारे में पढ़ा, 16 के बारे में पढ़ा, 17 और 18। 14 आर्टिकल किससे डील करता है। ये डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि हर किसी को, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे वो रिच है पुअर है, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके बारे में आर्टिकल 14 में पढ़ा। आर्टिकल 15 में किसके बारे में पढ़ा हमने। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा कि जो हमारा मतलब किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है, तो आर्टिकल 15 में हमने क्या पढ़ा। डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल, लेट मी रीड, फिर हमने फ्रीडम ऑफ, फिर हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 14 के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18। आर्टिकल 14 क्या स्टेट करता है कि हर पर्सन जो है लॉ के बिफोर इक्वल होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, और इसके अलावा उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी। तो ये आर्टिकल 14 से डील करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ, और हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। लाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक एंड अलाइक विल बी ट्रीटेड अनलाइक, अनलाइक विल बी ट्रीटेड अनलाइक। ओके, तो ये हमने इसमें पढ़ लिया। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट पड़ा, ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स पढ़े थे हमने, वो कौन कौन से ग्राउंड थे? वो ग्राउंड थे उसका रिलीजन, उसकी रेस, उसकी कास्ट, उसका सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस पर्सन के साथ नहीं किया जा सकता। फिर हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हर पर्सन को इक्वल राइट रहेगा कोई भी पब्लिक जॉब को ऑब्टेन करने का, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। एक्सेप्शंस क्या थे कि जैसे कि हमने इसमें भी पढ़े थे, आर्टिकल 15 में भी कुछ एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस यहाँ पे भी थे कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसके हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे, एब्सोल्यूट नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है अगर एक पर्सन जो है वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ST SC कम्युनिटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। चाइल्ड और वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही हमने आर्टिकल 16 में भी पढ़ा था, और इसके अलावा एक और था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी स्टेट को रेजिडेंस के बेसिस पर जॉब रिजर्व करने की परमिशन दे सकती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, रेजिडेंस के बेसिस पर कोई अगर इस पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट को परमिशन दे सकती है। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रेजिडेंस के बेसिस पर, वैसे हमने पढ़ा था नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके एक्सेप्शन में पढ़ा हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे। फिर आर्टिकल 17 में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड या प्रोहिबिटेड इन इंडिया, ये आर्टिकल 17 में पढ़ा। और आर्टिकल 18 में क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल 18 में पढ़ा अबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि कोई भी पर्सन किसी दूसरी कंट्री से या फिर अपनी खुद की कंट्री से या कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी टाइटल ऑब्टेन नहीं कर सकता, ठीक है। जो पहले टाइटल ऑब्टेन करा करते थे, सर, राजा, राजा या महाराजा, तो ये ऐसे जो टाइटल है कोई भी पर्सन ऑब्टेन नहीं कर सकता। ये टाइटल सिर्फ मिलिट्री हो सकते हैं अगर वो ऑब्टेन करना चाहता है, या एकेडमिक हो सकते हैं। डॉक्टर जैसे एकेडमिक टाइटल है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एकेडमिक टाइटल है, ओके। और मिलिट्री टाइटल में जनरल हो सकता है ना, कमांडर हो सकता है, लेकिन और कोई टाइटल इसके अलावा नहीं हो सकते। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अब राइट टू फ्रीडम देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमें पढ़ना है। आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। इसमें पहला राइट जो है उसकी बात करते हैं। इसमें पहला जो राइट है उसको कहते हैं हम राइट टू फ्रीडम। ऑफ स्पीच फ्रीडम लिख लेते हैं, ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये दो वर्ड ही हमें बता रहे हैं, ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने से रिलेटेड या अपनी बात दूसरों के सामने रखने से रिलेटेड है, ओके। तो इसके अंदर कौन कौन से मतलब कि राइट्स को शामिल करा जाता है ये देखते हैं। इसके अंदर शामिल करा जाता है कि एक पर्सन को राइट है कि वो अपने व्यूज, वंस व्यूज या फिर अदर्स व्यूज, दूसरों के व्यूज को प्रोपगेट कर सकता है, ओके, फैला सकता है। ये एक राइट हो गया, यानी कि राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज और अदर्स व्यूज, ये एक राइट दे रखा है आर्टिकल 19 के 6 राइट्स के एक पार्ट के रूप में। राइट टू प्रेस जो है वो भी इसी के अंदर दे रखा है, राइट टू प्रेस, यानी कि आप देखते हैं प्रेस जो है वो बड़े ही फ्रीली होकर काम करती है। तो किस वजह से फ्रीली काम कर पाती है? फंडामेंटल राइट की वजह से, जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दिया गया है। इसके अलावा क्लॉज 1 में और कौन से राइट्स दे रखे हैं? इसमें दे रखे हैं राइट टू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का राइट भी इसी के अंदर दिया गया है। तो आप जितने भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ये क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज, मतलब कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंदर, ओके।
इसके अलावा और क्या राइट रहता है उनके? राइट टू साइलेंस, राइट अगेंस्ट साइलेंस, या कहीं फ्रीडम ऑफ साइलेंस। इसके अलावा कौन सा राइट आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दे रखा है? वो है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ओके, फ्रीडम ऑफ साइलेंस का भी राइट है। इसके अलावा कौन सा राइट दे रखा है? राइट टू टेलीकास्ट, टेलीकास्ट कर सकते हैं हम अपनी बात, अपने आप को। तो इसका भी राइट दे रखा है आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में। इसके अलावा टैपिंग, राइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट राइट है? राइट अगेंस्ट टैपिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी क्या हो गया? वन ऑफ द राइट्स हो गया अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और राइट है, वो राइट क्या है? प्री सेंसरशिप, ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पर प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती, इसको प्रिवेंट करने का राइट है, राइट अगेंस्ट, अगेंस्ट है इसके राइट, ठीक है। प्री सेंसरशिप होती क्या है? प्री सेंसरशिप का मतलब होता है मीडिया पर कंट्रोल करना, प्री सेंसरशिप पहले से कंट्रोल कर लेना। तो न्यूज़पेपर पर पहले से ये कंट्रोल नहीं किया जाता कि वो क्या पब्लिश कर सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द राइट्स अंडर आर्टिकल 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हमें दिया गया है। लेकिन इन राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे देखें, एक राइट ये भी है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन का राइट है बट नॉट स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन का राइट है बट नॉट स्ट्राइक, स्ट्राइक करने का राइट नहीं है, स्ट्राइक करने का राइट एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट है, आप अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, ओके। और इसके लिए आपको असेंबल होना पड़े तो उसके लिए राइट टू असेंबल भी आगे पढ़ेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन का राइट हो गया, लेकिन स्ट्राइक का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या कोई मान लेते हैं कोई मीडिया चैनल है, वो कोई न्यूज़ ऐसी दे रहा है जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ गया, पब्लिक ऑर्डर, तो ऐसा करने पर क्या होगा? ये राइट छीना जा सकता है आपसे, ओके। दीज राइट्स कैन बी स्नैच्ड फ्रॉम यू, बात क्लियर। इसके अलावा अगर आप इस राइट को डिस इंटेग्रिटी या डिस यूनिटी ऑफ कंट्री प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तब भी क्या होगा? आपका ये राइट छीना जा सकता है। तो डिस इंटेग्रिटी या डिस यूनिटी या यूनिटी को तोड़ने के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं, तब भी आपका ये राइट छीना जा सकता है। इसके अलावा अगर ये सॉवरेनिटी को खतरा बन जाए कंट्री के, आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कंट्री की सॉवरेनिटी को खतरा बन जाए, या फिर फॉरेन रिलेशन को खतरा बन जाए, एक दूसरी कंट्री को एनिमी बनाने के लिए तैयार हो जाए, फॉरेन रिलेशन को खतरा बन जाए, तो आपका ये राइट क्या हो सकता है? योर राइट कैन बी स्नीज्ड, ठीक है। या फिर आप गवर्नमेंट को डिसेंट कर रहे हैं, उसकी डिसेंसी कर रहे हैं, ठीक है, उसको, या डेरोगेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, या फिर आप मॉरलिटी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, तो आपका ये राइट छीना जा सकता है। तो समराइज करें तो क्या है? आपके पास राइट है फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किस किस चीज का राइट है आपको? आपको राइट है अपने व्यूज या दूसरे के व्यूज प्रोपोगेट करने का, प्रेस का भी फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट है, यहाँ पर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का राइट है, या फिर आपको राइट है उसका प्री प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर को प्रिवेंट करने का राइट है, ओके। कोई भी गवर्नमेंट प्री सेंसरशिप इम्पोज नहीं कर सकती, इसके अगेंस्ट राइट है।
इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट है, लेकिन स्ट्राइक का नहीं, ये बात याद रखनी। लेकिन उसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी, एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, या डिसयूनिटी या डिसइंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को प्रमोट ना करे, सॉवरेनिटी को खतरा ना हो, फॉरेन रिलेशन को डिस्टॉर्ट ना करे, या फिर ये स्पीच और एक्सप्रेशन का जो राइट है ये डिसेंसी और मॉरलिटी के अगेंस्ट ना हो। ओके, आगे देखते हैं डिसेंसी। नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट राइट दे रखा है आर्टिकल 19, वो दे रखा है आर्टिकल 19 के अंदर, वो है क्लॉज 2 के अंदर, ये है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या कहता है? पीपल कैन असेंबल, ओके, असेंबल हो सकते हैं, उनके पास राइट है, बट विदाउट आर्म। असेंबल हो सकते हैं, राइट है, लेकिन ये नहीं है आप हथियार बंद होकर असेंबल हो गए और कह गए हम हमारे पास फंडामेंटल राइट असेंबल होने का। तो असेंबल विदाउट आर्म, आर्म्स मतलब हथियार, ओके, इसका राइट है। और ये राइट मतलब कि ये फ्रीडम ऑफ असेंबली स्ट्राइक को शामिल नहीं करती। कहो कि स्ट्राइक का भी हमें राइट मिल गया, स्ट्राइक करने के लिए हम असेंबल हुए हैं, तो क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म है। और स्ट्राइक में भी क्या होता है, पीपल इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, और इकट्ठे होने के बाद वो स्ट्राइक करते हैं। तो कोई पर्सन इस ग्राउंड पर ये स्ट्राइक को फंडामेंटल राइट नहीं बता सकता कि देखो राइट फ्रीडम ऑफ असेंबली है हमारे पास, तो स्ट्राइक में हम असेंबल ही हो रहे हैं, तो हमारे पास ये राइट है। तो ये बात याद रखनी है, साफ साफ मना करा गया, स्ट्राइक का राइट नहीं है। इसके अलावा क्या हर टाइम पर कोई भी पर्सन चाहे, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन चाहे वो असेंबल हो सकते हैं? नहीं। अगर मजिस्ट्रेट ऑफ दैट लोकेलिटी, उस लोकेलिटी का जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट उसको लगता है कि ये जो असेंबली है ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकती है, ओके, या फिर ये जो है मान लेते हैं ये लोगों को इंड्यूस कर सकती है लड़ाई करने के लिए, यानी कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकती है कह सकते हैं, या फिर ये गवर्नमेंट के ऑर्डर को, मतलब कि जो लीगल लॉज हैं, लॉज को वायलेट कर सकती है। अगर ऐसा लगता है तो या तो CPC, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड का सेक्शन 144 को वो यूज कर क्या कह सकता है, असेंबली या मीटिंग या प्रोसेशन जो भी है वो नहीं होगा, इसको रोक सकता है मजिस्ट्रेट। या फिर क्या हो सकता है, असेंबली को अनलॉफुल बताया जा सकता है, आईपीसी का सेक्शन 141 के अंदर क्या बताया जा सकता है, मजिस्ट्रेट असेंबली को इलीगल बता सकता है अगर वो मतलब कि आर्म्स के साथ असेंबल हो रहे हैं, या फिर वो लॉज जो है उसको एग्जीक्यूट करने से रोक रहे हैं, या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट है वो आईपीसी का सेक्शन 144 यूज करके उस असेंबली को इलीगल या अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकता है। आगे देखते हैं थर्ड जो राइट मिला है आर्टिकल 19 के अंदर, जिसकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। पीपल हैव राइट टू मेक एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। एसोसिएशन किसकी होती है? एसोसिएशन में लोग अपनी प्राइवेट पार्टनरशिप बना सकते हैं, लोग पार्टनरशिप बना सकते हैं, या फिर मान सकते हैं लोग जो है क्लब्स फॉर्म कर सकते हैं, क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ओके। इसके अलावा ये कोई भी एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं पीपल, और ये किस पे उन्हें फंडामेंटल राइट मिलता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में मिलता है, ओके। लेकिन वो ऐसा राइट नहीं है कि वो एसोसिएशन बनाकर लॉकडाउन डिक्लेयर कर दें, ऐसा राइट उनको नहीं है। तो लॉकडाउन से रिलेटेड जो राइट है, लॉकआउट से रिलेटेड जो राइट है, लॉकआउट लॉकडाउन ही लॉकआउट, कि वो लॉकआउट कर रहे हैं यानी कि स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक से रिलेटेड राइट फिर से इसमें एसोसिएशन बनाकर, एसोसिएशन में भी कंफ्यूजन हो सकती है, एसोसिएशन बना दी वर्ड करने, और ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, उनके पास राइट है, लेकिन उसका यूज वो लॉकआउट करने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक पर्सन को राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक कंट्री में। एक और राइट है, एक पर्सन जो है उसको फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये दोनों ही राइट जो अभी हमने देखे
ये दोनों राइट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक पर्सन को दिए गए। पहली बात, दिए क्यों गए? अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं यूपी में रहता हूँ तो मुझे दूसरी जगह रहने का राइट क्यों दिया जा रहा है? ताकि मेरे अंदर एक यूनिटी की फीलिंग जनरेट हो कि हाँ, मैं इस कंट्री का हिस्सा हूँ और मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अब देखिए, कुछ ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर उन ट्राइब्स के रहने की जगह पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि इंडियन ही है, वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो इंडियन उन ट्राइब्स के लिए क्या है? एलियन। उनकी कस्टम्स के लिए क्या है? एलियन, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि ये ट्राइब्स की क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, क्या नॉर्म्स है। तो ट्राइब्स क्या चाहते हैं? ट्राइब्स चाहते हैं पीपल कि उनके रेजिडेंस में कोई ना आए, वहां पर कोई मूव भी ना करे कोई और उनके अलावा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, एसटी हैं, उनके इलाके में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, फ्रीडम है मूवमेंट की, लेकिन जो रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए या फिर जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पर कोई पर्सन मूव नहीं कर सकता। ऐसी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, लेकिन कुछ इलाकों में इंडियंस कैन नॉट मूव। ओके, बात क्लियर? आगे देखते हैं। और ये राइट याद रखना, ये राइट जो है आर्टिकल 19 जो है, ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को है और किसी को नहीं है। यानी कि जनरल राइट मतलब पीपल को नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया को है। आगे देखते हैं। 6 और एक राइट है जो आर्टिकल 19 में दिया जाता है, जिसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है। और वो राइट कौन सा है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो एक पर्सन के पास राइट है कि वो किसी भी जो ऑक्यूपेशन है उसको कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, तो कैरी आउट कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेड या फिर बिजनेस, कोई भी ट्रेड बिजनेस जो पर्सन चाहे वो कर सकता है। बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके लिए भी हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अब एक पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये थोड़ी ना वो एट हिज और हर विल, अपनी विल के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर बन जाएगा। विल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। हो सकता है उसको कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो क्वालिफिकेशन के बाद बनेगा। तो डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो भी है, वो उस क्वालिफिकेशन को जब ऑब्टेन कर लेगा, जब वो क्वालिफाई कर लेगा एग्जाम्स को, तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट कब बन सकता है? वो जब वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फुलफिल कर देगा। तो कुछ ऐसी बिजनेस भी हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन भी हैं जिसमें कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो वो जॉब हर पर्सन नहीं कर सकते जब तक उनके पास वो रिलेटेड टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर एक प्रोविजन था, एक सेक्शन था किसमें? आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड के अंदर एक सेक्शन था 124A। इसको सेडिशन के नाम से जानते थे। ये इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, सेडिशन के अलावा। ठीक है, सेडिशन के खिलाफ। सेडिशन था क्या? सेडिशन गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन बोल रहा है, पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, या कोई वो ऐसी बात बोल रहा है जो गवर्नमेंट मतलब कि जो पब्लिक ऑर्डर को क्या कर सकती है? पब्लिक ऑर्डर एक बड़ी ही वैग टर्म है। पब्लिक ऑर्डर जो है कब खराब हो जाएगा? यानी कि जो मैनेज फॉर्म में चल रही है, पब्लिक गवर्न हो रही है, वो कब डिसऑर्डर हो जाएगी? ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई पर्सन ऐसा एक्शन ले रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ या फिर कहें वो कोर्ट का को कंटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि कोर्ट को गलत बता रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कोर्ट के डिसीजंस को गलत बता रहा है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं वो गवर्नमेंट ने जो लॉज एस्टेब्लिश करे हैं उसको तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकता है? ऐसे में उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है। बात क्लियर? या वो लोगों को
उकसा रहा है, इंसाइट कर रहा है लोगों को, पीपल को इंसाइट कर रहा है लड़ाई के लिए, कि वायलेंस के लिए वो उसको इंसाइट कर रहा है, इंसाइटिंग पीपल फॉर वायलेंस। अगर वो पर्सन ऐसा करता है तो इन ग्राउंड के बेसिस पर उस पर्सन को क्या करा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। बात क्लियर। अब इसके लिए चाहे वो बोल कर करे या वो लिख कर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वर्ड स्पोकन और वर्ड रिटन, लेकिन उसको सेडिशन के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है और उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बात क्लियर। ये हमें पढ़ना था सेडिशन के अंदर आर्टिकल 124A, ये ब्रिटिश यूज करा करते थे ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए, अगर वो उठाता है तो उसके अंडर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ IPC, इंडियन पिनल कोड टिल नाउ। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 20, लेट्स चेंज द स्लाइड। आर्टिकल 20 जो है ये किसके बारे में डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ या प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offense। देखें, मैंने मान लेते हैं क्राइम करा, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ओके। फिर मैंने एक और क्राइम कर दिया, एक और मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मैंने मान लेते हैं एक क्राइम और कर लिया, मैंने चोरी भी कर दी कहीं पर, मैंने पिलफरेज कर ली, पिलफरेज छोटी चोरी। फिर मैंने एक बैंक में डकैती भी कर ली। मैंने इतने सारे क्राइम कर दिए, ओके। ये मान लेते हैं ये मैंने क्राइम करे नहीं, लेकिन मेरे को एक्यूज करा गया कि मैंने ये सारे क्राइम करे, मर्डर करे हैं मैंने 2, मैंने पिलफरेज करी है और फिर डकैती भी करी है, ओके। तो मैंने ये क्राइम करे हैं, ऐसा मेरे को एक्यूज करा गया है, ऐसी मेरे पर एलिगेशंस लगाई गई हैं, ओके। एलिगेट करा गया मुझे। अब मुझे कोर्ट के सामने पेश करा जाता है। कोर्ट के सामने पेश करने पर मुझसे कहा जाता है एक्सेप्ट दिस दैट यू हैव कमिटेड दीज क्राइम्स। और हुआ क्या था, मेरी पुलिस वालों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा था, ओके। और मुझसे कहलवा लिया था, उन्हें कह दिया था ये आपको कहना पड़ेगा कोर्ट में जाकर भी दैट यू हैव कमिटेड दीज क्राइम्स। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है मैंने ही ये क्राइम करा है, मैंने सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर दिया, मैंने अपने आप को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पुलिस वालों ने भी कह दिया देखो इसने खुद एक्सेप्ट करा है ये क्राइम इसने करा है, ओके। पहली बात। फिर दूसरी बात, क्राइम मैंने 4 करे, मुझे 4 सजाएं सुना दी गई, 4 अलग अलग टाइप की पनिशमेंट, 4 पनिशमेंट दे दी गई। मान लेते हैं पिलफरेज के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी, बस ये कह दिया था कि आपको जो चीज चुराई है वो वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तक मतलब पिलफरेज का जब मेरे पर केस चल रहा था उसके बाद एक एक्ट पास हो गया। एक्ट पास होने के बाद मुझसे कहा गया अब जो आपने पिलफरेज करी थी उसके लिए पनिशमेंट आ चुकी है, पहले तो पनिशमेंट नहीं थी, बस चीजें वापस करनी थी। अब आपको उसके लिए भी 2 साल की जेल जो है जेल में रहना पड़ेगा 2 साल तक। फिर मुझसे कहा कि एक और पनिशमेंट आपकी ऐड कर दी जाती है। किस ग्राउंड पर, क्योंकि हमने एक एक्ट पास करा है और एक्ट के अंडर जो आपने क्राइम करा था कभी, उस क्राइम की सजा 2 साल बताई गई है, तो आपकी पनिशमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो आपको कुछ यहाँ पर गड़बड़ नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है देखते हैं। पहली बात, एक पर्सन अगर क्राइम कर रहा है सेम काइंड के, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, एक मिलेगी, यानी कि ये नहीं है कि उसको सेम क्राइम के लिए 1 से ज्यादा पनिशमेंट मिल जाए। दूसरी बात, अब अगर एक पर्सन जो है उसको टॉर्चर करा जाएगा तो वो उस टॉर्चर से बचने के लिए अपने आप को क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकता है, ओके। कि वहां पे तो एक बार में
मतलब कि अगर इतना ज़्यादा टॉर्चर करा जाएगा तो उसका माइंड सेट जो है मैनिपुलेट हो सकता है और वो अपने आप को क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकता है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस कॉमन सी बात है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है, अगर उसको एक प्रूफ माना जाए कि हाँ पर्सन ने क्राइम करा, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड नहीं रहेगा एक पर्सन को मतलब कि एक्यूज डिक्लेयर करने का कि हाँ मतलब कि वही उसने क्राइम करा, उसको कॉन्विक्ट करने का। ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि अगर एक एक्ट बाद में पास हुआ और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, कैसे इफेक्ट के साथ? रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि ये पहले जो भी एक्ट हुए उन पर भी लागू होगा, इस इफेक्ट के साथ अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ऐसे तो हर पर्सन क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाएगा अगर उसने कोई काम कर दिया था जब उसे पता नहीं था, और उसके बाद तो पनिशमेंट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको पता ही नहीं था कि उसके लिए सज़ा क्या हो सकती है। तो ये तीनों फैक्ट जो हैं यहाँ पर गलत नज़र आ रहे हैं हमें। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 20 तैयार किया गया है। ये आर्टिकल 20 में लिखा क्या है, इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं? एक पर्सन जो है उसको, पहली बात इसका प्रोविजन कहता है आर्टिकल 20 का मतलब सेक्शन क्लॉज 1 क्या कहता है? पहली बात, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो पहला इसका जो सेक्शन है क्लॉज है आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज जो है वो क्या कहता है, एक पर्सन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ सजा नहीं सुनाई जा सकती। यानी कि उसने क्राइम करा, क्राइम के बाद कोई एक्ट पास हुआ और फिर एक्ट ने अगर कह दिया कि वो जो एक्शन कमिटेड था वो एक क्राइम है, उसके लिए ये पनिशमेंट है, तो ऐसा नहीं कह सकता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पनिशमेंट को, ये प्रिवेंट करता है आर्टिकल 2 क्लॉज 1। तो नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, पहली बात, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं ली जा सकती। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द क्राइम यू कमिटेड बिफोर द पासिंग ऑफ द एक्ट। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा एक इसका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? ये कहता है नो डबल जेपर्डी। ये भी एक प्रिंसिपल है, नो डबल जेपर्डी, यानी कि सेम क्राइम के लिए एक से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ये क्या कहता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, a person cannot be declared a criminal on the basis of incrimination by the person to himself। ओके, अगर वो अपने आप को इनक्रिमिनाइज कर लेता है कि हाँ यस आई डिड द क्राइम, तो यहाँ ये बताना मुश्किल होता है कि उसने क्यों एक्सेप्ट करा होगा। क्या उसके अंदर ऐसी मॉरलिटी जाग गई जिसकी वजह से कहा कि हाँ मैंने क्राइम करा, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर उसको टॉर्चर करा गया, उसको थ्रेटन करा गया है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द क्राइम, you have to accept that you have did the crime, otherwise you will be killed, your family will be killed, okay, or you will be, your hand will be cut, ऐसे करके उसे थ्रेटन किया जा सकता है, तो तब भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। जब हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते किस बेसिस पे उसने सेल्फ इंक्रिमिनेशन करा है, तो इसलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है इसको प्रोहिबिट करा गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर। बात क्लियर? अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसके बारे में डील करता है? ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक पर्सन की लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल कहता क्या है? नो पर्सन, ये बात याद रखनी है, सिर्फ आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, ये दोनों ही आर्टिकल ऐसे हैं, मतलब कि ये पांचों आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली गिवन टू सिटीजन, ये सिर्फ किसको दिए गए? सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए। इसके अलावा बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं, बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो
पर्सन्स को दिए गए हैं, यानी कि वो सिटीजन्स हो या ना हो, वो फॉरेनर्स भी क्यों ना, उनको दिए गए। तो नो पर्सन्स, किसी भी पर्सन्स को डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ, उसकी लाइफ से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता। अगर इस लाइन को हम डीपली समझें तो इसका मतलब है एक पर्सन की लाइफ को नहीं छीना जा सकता उससे, या ऐसे कोई भी फैक्टर जो उसकी लाइफ के लिए खतरा है उनको उनको रोका जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उससे उस पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये तो आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट जो है, ये तो एक पर्सन को कोर्ट द्वारा सजा देने से भी क्या कर रहा है, रोक रहा है। कि अगर एक पर्सन को कोर्ट ने सजा दे दी कि आपको डेथ की सजा दी जाती है, यू आर सेंटेंस टू डेथ, ऐसा करके कहा जाता है, तो कोर्ट ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है कि उसे उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एक बात और ऐड करी जाती है इस आर्टिकल के अंदर, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ, ओके, एक्सेप्ट, किसकी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रोविजन या अकॉर्डिंग टू प्रोविजन स्टेप्स, सॉरी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। यानी कि लॉ ने अगर कोई प्रोविजन एस्टेब्लिश, मतलब कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रखा है कि एक पर्सन को किस तरीके से हम उसकी लाइफ ले सकते हैं, उसकी लाइफ छीन सकते हैं, ओके, या उसकी लाइफ, उसका जो ये राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको रोक सकते हैं, तो फिर ये एकदम लीगल माना जाएगा। बात क्लियर, यानी कि एक पर्सन को उसकी लाइफ से या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं कर सकते, ये उसके पास फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन है, किया जा सकता है उसकी लाइफ को उससे उसको उसकी लाइफ से डिप्राइव्ड या पर्सनल लिबर्टी से प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर जो कि लॉ ने एस्टेब्लिश करा है, ठीक है। अगर इसको हम समझे ध्यान से तो पता लगेगा, एक पर्सन ने लॉ को वायलेट करा, वायलेशन ऑफ लॉ करा उसने। वायलेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, उसने एक ऑफेंस करा, उस ऑफेंस के लिए एक प्रोसीजर बताया गया। अगर एक पर्सन वायलेट करता है लॉ को, तो उसको डिपेंड करता है किस टाइप का लॉ उसने वायलेट करा है, उसको इतनी सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, आईपीसी में लिखा हुआ है ना, इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है, अगर एक पर्सन इस तरीके से किसी लॉ को ऑफेंस करता है तो उसको किस टाइप की पनिशमेंट मिलेगी। अब मान लेते हैं उसको पनिशमेंट में दिया गया डेथ, या फिर उसे दिया गया कि उसको उसकी लिबर्टी छीन ली जाएगी, अब उस पर नजर रखी जाएगी, उसको मतलब कि जेल में रखा जाएगा, उसको जेल दे दी, इम्प्रिजनमेंट कर दिया उसको कुछ ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर डेथ अगर उसको दी गई है, तो पनिशमेंट जो है डेथ उसकी लाइफ से उसे डिप्राइव कर रही है। अगर उसे डिटेंशन की पनिशमेंट दे दी कि आपको इम्प्रिजन करा जाएगा, तो उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली, या उस पर नजर रखने के लिए उसको पनिशमेंट दे दी कि पुलिस उस पर नजर रखेगी, एक पुलिस वाला उसके हमेशा साथ रहेगा, तो यहाँ पर उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली है। तो ये छीनी जा सकती है अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ परमिट करता है किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को, मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव को परमिट करता है तो वो कर सकते हैं ऐसा। बात क्लियर, या पार्लियामेंट भी ऐसा कर सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन केसेस को देखते हैं। एक केस आता है गोपालन केस। ये केस जो है ये 1950 में हुआ था। 1915 में जब ये केस हो गया, तो यहाँ पर कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, क्यों इस केस के अंदर एक पर्सन की लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोपालन केस 1950 में जो है कोर्ट ने ये पाया कि लाइफ ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, यानी कि एक पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव्ड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है लाइफ डिप्राइव्ड एक पर्सन की, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कब किया जा सकता है उसकी लाइफ से डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड किया जा सकता है जब
प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कह सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ परमिशन देता है। देखिए लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया लॉ, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, उसी में उसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रखा होता है किस तरीके से कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया जाएगा। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और लॉ का प्रोसीजर जो है वो कहता है एक पर्सन जो है उसने क्राइम करा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं एक पर्सन ए हूँ, मेरा नाम ए है, और मैंने क्राइम करा, मतलब मैंने एक एक्ट करा, उसको क्राइम डिक्लेयर करा गया। मैंने एक्ट क्या करा, मैंने गलती से रॉन्गफुली विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू डू दैट, मैंने रॉन्गफुली अपनी स्लीपर की जगह दूसरे की स्लीपर पहन गया मैं, ओके। मेरी स्लीपर थी, मैं अपनी स्लीपर नहीं पहनी, मैंने दूसरे की स्लीपर पहनकर और मैं चला गया। यानी कि मान लेते हैं मैं कोचिंग सेंटर में गया हुआ था, उस कोचिंग सेंटर में स्लीपर्स थी बहुत सारी, वहाँ पे बाहर करते थे सब स्लीपर्स, मैंने अपनी स्लीपर तो पहनी नहीं, मैंने दूसरी स्लीपर पहनी, पहनकर चला गया। और लेजिस्लेशन ने एक लॉ बना रखा है, लॉ क्या बना रखा है कि अगर कोई भी चाहे गलती से भी अगर किसी दूसरे की स्लीपर पहनकर चला जाता है, दूसरे का कोई सामान ले जाता है गलती से भी, बाद में चाहे वो वापस क्यों ना कर दे, लेकिन उसको 2 साल की सजा मिलेगी, 2 years इम्प्रिजनमेंट। अब मैंने रॉन्गफुली मिस्टेकनफुली अनइंटेंशनली, मेरी इंटेंशन चोरी करने की नहीं थी, लेकिन मैंने गलती से दूसरी स्लीपर पहन लिया, मैं चला गया। अब कोर्ट ने क्या कर रखा है, 2 साल की सजा मिलेगी। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको एक, तो 2 साल की सजा मुझे किसकी वजह से मिल गई, जो मैंने अनइंटेंशनली एक एक्ट करा जिसमें जो क्राइम भी नहीं लगा सुनने में, है ना। ऐसे लॉ जो है, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लॉ जो है कभी कभी लेजिस्लेचर बना देता है। ये तो मैंने एक बेकार सा एग्जांपल दिया है, तो ऐसे लेजिस्लेचर जो है वो कोई लॉ बना सकता है। अब ये लॉ पहली बात तो अनरीजनेबल है, सुनकर ही आपको पता लगा होगा, मतलब ये कैसे कोई सजा दे सकता है इस पर, अनफेयर भी है ये और अनजस्ट भी है। इससे एक पर्सन जो है वो बिना वजह पर एक क्रिमिनल बन गया, जैसे उसने क्राइम कर दिया, उसको सजा मिल गई, ओके। तो जब एक लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी एक्ट बनाए, कोई लॉ बनाए, चाहे वो रीजनेबल हो, अनफेयर हो, अनजस्ट हो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दे दिया, एक पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव करा जा सकता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसे डिप्राइव करा जा सकता है। बात समझ आ रही है? यानी कि सीधे सीधे गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो इस पर बेस्ड था, इस प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश करा है, चाहे वे अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के खिलाफ कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता, वो उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ किसके एक्शंस के खिलाफ बोल सकता है, ये जजमेंट दे सकता है, आर्बिट्री एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो लेजिस्लेचर के आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन बाद में एक और केस हुआ, मैन का केस। तो मैन का केस जो हुआ था, ये मैन का, ये भी आएगा मैन का केस 1978 में जो ये केस हुआ, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो प्रीवियस जजमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया, ये कहते हुए कि अगर लेजिस्लेचर जो है कोई ऐसा एक्ट बनाए जो कि अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्ट है, ठीक है, तब भी उस लेजिस्लेचर को क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, और एक पर्सन को उसके बेसिस पर भी कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो जब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करता है जिसमें वो अपनी पावर जो है उसको यूज कर रहा है, मतलब कि अब देखें, अब वो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर में भी इंटरफेयर करने लग गया, तो इसको जुडिशियल क्रिएटिविज्म कहा जाता है, ठीक है। जुडिशियल कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, बात क्लियर। तो यहाँ पर जुडिशियल ने किसका यूज करा है, प्रोसीजर, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि अब वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या जजमेंट दे दिए, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर to take action against arbitrary actions of executive as well as arbitrary action of legislature। arbitrary actions कौन से, ये actions आप देख सकते हैं, बिना सोच समझ के कुछ भी एक्शन, मतलब कि कोई भी लॉ बना दिया गया, arbitrary actions है, ठीक है। तो अगर ये actions कोई भी लेजिस्लेचर ले चाहे एग्जीक्यूटिव ले, जुडिशियल हैज पावर अगेंस्ट देम, तो इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके जरिए जो है एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिक्योर करता है। तो पहले वाले केस में अगर हम देखें तो वहां पर जो पर्सनल लिबर्टी एक पर्सन की, या फिर जो राइट टू लाइफ है, वो
एक एनिमल की तरह ट्रीट करा जा रहा है, जैसे एनिमल एग्जिस्टेंस का लाइफ होता है ना कि हाँ उसको जिंदा रहने का राइट है सिर्फ, ठीक है, और उसके पास कोई डिग्निटी का राइट नहीं होता। लेकिन ह्यूमन एक एनिमल, सोशल एनिमल है ह्यूमन एक, ठीक है, और उसको डिग्निटी से जब तक नहीं रहने दिया जाएगा तब तक उसको कंप्लीट राइट ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा। उसको राइट टू लाइफ है विद हैविंग कंप्लीट डिग्निटी एंड फ्रीडम। ओके, तो उसको इस चीज का राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दिया। इसी के साथ अपनी जजमेंट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड करवाया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और इवॉल्व होकर ये मोस्ट इवोल्यूशनड या मोस्ट इवॉल्व्ड आर्टिकल बन जाता है। सबसे ज्यादा इवॉल्व आर्टिकल कौन सा है? 21, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल मतलब कि पर्सनल लिबर्टी को और राइट टू लाइफ को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड करा है। जैसे देखें, एक पर्सन रिसेंटली, अगर मैं एग्जांपल दूं, राइट टू प्राइवेसी, अगर एक पर्सन की प्राइवेसी सिक्योर नहीं है तो क्या वो डिग्निटी फुल लाइफ रह पाएगा या फिर वो अपनी लिबर्टी मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के जरिए ऐड करा। इसके अलावा बहुत सारे राइट हैं, एक पर्सन को राइट टू मैरी है, एक पर्सन को कि वो मैरी कर सकता है, उसको शादी करने से नहीं रोका जा सकता, मैरिज करने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा एक पर्सन को राइट किसका है? राइट टू शेल्टर है। ओके, यानी कि उसको कोई ये नहीं कह सकते कि आपको कोई भी घर नहीं दिया जाएगा, उसको रीजन बताएं क्यों नहीं दिया जाएगा। राइट टू लिवलीहुड है, ये भी, अगर लिवलीहुड मतलब अगर वो इतना नहीं कमा पाता है जितना में वो सरवाइव कर पाए, आजीविका अर्जित नहीं कर पाता, तो भी वो सरवाइव कैसे कर पाएगा? एक तरीके उसकी लाइफ छीनी जा रही है। तो राइट टू लिवलीहुड भी क्या है? एक मतलब कि राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसके अलावा इसमें और किसको शामिल करा जाता है? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, एक पर्सन को अब्रॉड में ट्रैवल करने से नहीं रोका जा सकता, ये भी उसकी लिबर्टी का या लाइफ का एक राइट है। बात क्लियर? इसके अलावा एक पर्सन के पास राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल है, स्पीडी एंड फेयर ट्रायल का। इसके अलावा फ्री लीगल एड ऑब्टेन करने का भी राइट है। ओके, इसके अलावा एक पर्सन को राइट है अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, है ना, यानी कि उसको बिना वजह कहीं मतलब कि उसको कन्फाइंड नहीं किया जा सकता, उसको किडनैप करके नहीं रखा, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता कहीं पे भी, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ओके, तो इसी तरीके से इसी तरीके से बहुत सारे राइट्स जो है आर्टिकल 21 में टाइम टू टाइम ऐड करे गए हैं। ओके, इसलिए इसे मोस्ट इवॉल्व्ड आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल 21 में हमें इतनी पढ़ना था। इसके अलावा देखते हैं राइट टू एजुकेशन, एक और राइट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 2002 में ऐड करा गया था। ओके, और ये कौन से आर्टिकल का पार्ट है? एक नया आर्टिकल ऐड कराया था 21, आर्टिकल 21A, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, जो कि 2002 में हुई थी। ओके, तो एक पर्सन को प्राइमरी एजुकेशन का राइट है फ्रॉम एज, फिर कह रहा हूँ पर्सन को है सिटीजन्स वाले राइट हमने देख लिए कौन कौन से हैं जो सिटीजन्स को गिवन है, एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को गिवन है। तो एज 6 से लेकर 14 तक जो भी चिल्ड्रन है उनको राइट टू फ्री एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ओके, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन ऐड करा गया था 2002 में। अब इससे हम देख सकते हैं एक पर्सन को जो कि 6 से लेकर 14 ईयर का है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये उसके पास राइट है एक पर्सन की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 22 देख लेते हैं जो कि मतलब लास्ट आर्टिकल है, फ्रीडम
राइट टू फ्रीडम का। तो राइट टू फ्रीडम में एक लास्ट आर्टिकल हमारा कौन सा आता है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, ये कहता है एक पर्सन को प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्रोटेक्शन किस चीज के लिए दी जाएगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी, एंड डिटेंशन। देखिए जो डिटेंशन है वो दो टाइप की होती है, अरेस्ट जो है वो दो टाइप का होता है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं हम पनिटिव डिटेंशन, पनिटिव डिटेंशन। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। पनिटिव डिटेंशन नाम से पता लग रहा है पनिशमेंट देने के लिए होती होगी। दूसरी बात ये जो है तब दी जाएगी जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल, यानी कि ट्रायल के बाद पनिश करा जाएगा, पनिश आफ्टर ट्रायल कह सकते हैं। पनिटिव डिटेंशन में क्या होगा, एक पर्सन को कोर्ट मतलब कि जेल के अंदर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि वो पहले एक्यूज था, अब उसे कॉन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। पहले उस पर नाम लगाया गया था, उसने कोई क्राइम करा है, अब उसको क्या कर दिया गया है, कॉन्विक्ट कर दिया गया है, डिक्लेयर, हाँ उसी ने क्राइम करा है। तो अब क्योंकि ट्रायल हो गया फिनिश, ट्रायल के बाद ही कॉन्विक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, वरना तो कर नहीं सकते। तो क्योंकि ट्रायल हो चुका है और उसे कॉन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद पनिश करने के लिए उसको डिटेन करा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, पनिटिव डिटेंशन कहते हैं। बात क्लियर। एक पर्सन को जो है ट्रायल से पहले भी डिटेन करा जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर वो पनिटिव डिटेंशन के केस में करा जा रहा है तो पहली बात तो उसको इन्फॉर्म करा जाएगा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है उसके पास। अगर पनिटिव डिटेंशन का केस है तो उसके पास क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। क्या इन्फॉर्म करने का राइट है उसके पास, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है ये बताओ उसे, ये बताना पड़ेगा अगर पनिटिव डिटेंशन है। ध्यान रखना पनिटिव, प्रिवेंटिव में ऐसा राइट उसके पास हो भी सकता है और नहीं भी, अभी देखेंगे उसके बारे में। दूसरी बात इसमें जो है उसके पास राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है, राइट टू कंसल्ट। किससे कंसल्ट कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, ठीक है, प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो एडवोकेट होगा उसकी वो सपोर्ट ले सकता है, वो उसे डिफेंड करेगा और उससे कंसल्ट कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। बात क्लियर। इसके अलावा उसको 24 आवर्स के विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ही हैज टू बी प्रेजेंटेड। कहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा उसे, बिफोर मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट, ओके। फोर्थ, अगर मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट ने ये नहीं कहा कि उसकी जो डिटेंशन है उसको बढ़ाया जाए तो उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट अगर जो है वो नो फर्दर डिटेंशन के बारे में, अगर मतलब डिटेंशन के बारे में कुछ बोलता नहीं, नो फर्दर डिटेंशन को का केस है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि उसकी डिटेंशन को बढ़ाया जाए तो फिर क्या होगा, ही हैज टू बी रिलीज्ड, ही हैज टू बी रिलीज्ड, उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पनिटिव डिटेंशन का पार्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, जनरली अगर पुलिस को ये शक होता है एक पर्सन जो है वो पब्लिक को इंसाइट कर सकता है वायलेंस के लिए, या फिर वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, या फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, तो वो इस शक के या डाउट के ग्राउंड पर उसे क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो डिटेंशन है, डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती। 3 मंथ से अगर वो ज़्यादा उसको डिटेन करना चाहते हैं तो पहले एक एडवाइजरी बॉडी से, इससे कमी होगी डिटेंशन जो है विल बी लेस देन 3 मंथ्स, इक्वल टू 3 मंथ्स। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एडवाइजरी बॉडी एक एस्टेब्लिश करी जाती है कि और डिटेंशन बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। इसमें ग्राउंड्स जो है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट,
ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो बताना ज़रूरी है, ठीक है, और नहीं भी है ज़रूरी। बताना ज़रूरी कब है? जब ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है तो बता सकते हैं। अगर लगता ही पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा उसे बता दिया गया, तो फिर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना भी ज़रूरी नहीं है। बात क्लियर? यानी कि नीड नॉट टू कम्युनिकेट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो ये डिटेंशन है, इसमें उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो उससे डिस्कस कर सकता है। ओके, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको डिस्कस कर सकता है और उसके उसकी डिटेंशन के लिए, उसकी डिटेंशन को ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी, डिटेनी को, यानी कि द डिटेनी विल गेट अपॉर्चुनिटी, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे? टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव, अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। रिप्रेजेंटेटिव जो है फिर उसको जो प्रिवेंटिव उसकी डिटेंशन की गई है उससे उसे बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स करेगा। बात क्लियर? तो हमें राइट टू फ्रीडम में इतना ही पढ़ना था। अब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 24 टू आर्टिकल 23 टू 24 तक पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट। इसमें हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन करना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो आर्टिकल्स हैं जो इसके साथ डील करते हैं, आर्टिकल 23 और 24। तो हम 23 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन की बात करता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का क्या क्या मीनिंग हो सकता है? पहला मीनिंग तो इसका हो सकता है बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस को खरीदा बेचा जा रहा है, लाइक गुड्स, गुड्स की तरह उनकी ट्रेडिंग हो रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। दूसरा क्या हो सकता है? इमोरल ट्रैफिक इन, इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चाइल्ड। तो ये भी वैसे ह्यूमन है, इनको एक साथ मर्ज कर सकते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन जो है उसको ट्रैफिकिंग कहा जाएगा। इसके अलावा जो देवदासी सिस्टम चलता था, देवदासीज होते थे, देवदासीज, और स्लेवरी जो चलती थी, स्लेवरी जो है यानी कि गुलाम प्रथा, स्लेवरी सिस्टम, उसको भी हम ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं। यानी कि उनको मतलब कि बिना सैलरी दिए लाइफ टाइम के लिए स्लेव बनाकर रखा जाता था, गुलाम बनाकर रखा जाता था। विदाउट वेजेस दे वुड वर्क फॉर देयर मास्टर्स। तो स्लेवरी में हुआ करता था, और देवदासी भी सिस्टम है। तो जब ऐसा कहीं होता हुआ नजर आए तो इसे कहते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स हो रही है, ठीक है। इसको प्रोहिबिट करा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको प्रोहिबिट करने के लिए, इसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए
इस आर्टिकल को। कुछ एक्ट्स पास हुए हैं, जैसे एक एक्ट पास हुआ था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ये 1956 में पास हुआ था, सीता के नाम से इसे जाना जाता है। बाद में इसका नाम 1986 में इसका नाम चेंज कर पता कर दिया गया था, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1986। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसको प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट किसको करता है, प्रिवेंट करता है फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन को। फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन या पब्लिक प्लेसेस पर अगर डीलिंग हो रही है प्रोस्टिट्यूशन की तो उसको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है प्रोस्टिट्यूशन। बात क्लियर। इसके अलावा एक एक्ट आया था द बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट। तो बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट आया था ये। तो ये एक्ट जो है कब आया था, ये एक्ट आया था 1976 में। 1976 में ये भी क्या करता है, ये बॉन्डेड लेबर को प्रिवेंट करता है, अबॉलिश करता है कि कोई भी पर्सन को फॉर लाइफ टाइम एज बॉन्डेड लेबर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि बॉन्डेड लेबर होते क्या हैं, ये बेगार के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी कि इनको बिना वेजेस के, विदाउट एनी वेजेस दे आर एम्प्लॉयड एंड दे हैव टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, जैसे आपको समझ आ रहा है कि बेगार जो है वो अबॉलिश है इंडिया में, बॉन्डेड लेबर अबॉलिश्ड है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर स्टेट जो चाहे तो जो सोशल सर्विस में इन्वॉल्व पीपल हैं, यानी कि जो पुलिस है या मिलिट्री है, उनको विदाउट एनी सैलरी दे कैन मेक देम वर्क। ठीक है, उनसे काम करवा सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। कभी मान लेते हैं किसी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए और इतना मुश्किल हो जाए कंट्री के लिए कि अब कंट्री को चलाना ही मुश्किल हो गया है, अब कंट्री के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो वो चाहे तो पब्लिक सर्वेंट्स को विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी वेजेस, सैलरी, कैन मेक देम टू वर्क, कैन कंपेल देम टू वर्क। तो एक्सेप्शन भी है इसके। अब आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 जो है वो किससे डील करता है, आर्टिकल 24 डील करता है प्रोहिबिशन से। ये भी अभी हमने प्रोहिबिशन किसका देखा, प्रोहिबिशन देखा हमने ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर, उनमें मतलब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर के बारे में प्रोहिबिशन देखा। अब प्रोहिबिशन किसका देखेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो ये प्रोहिबिशन, ये जो मतलब आर्टिकल है, ये बात करता है कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स से कम के जो चिल्ड्रन हैं, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता उन्हें, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, कहाँ एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, इन हजार्डस फैक्ट्री। तो जो हजार्डस फैक्ट्री हैं वहाँ पर इनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये बात करता है। और जो मतलब कि जो हार्मलेस फैक्ट्री हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शंस। ये तो पता लगे रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पर है, प्रोहिबिशन है हजार्डस इंडस्ट्रीज में, हजार्डस फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड कर देगी। अगर एक चाइल्ड जो है वो 14 ईयर से ज़्यादा का है, 14 ईयर से कम का है, लेकिन वो एक ऐसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है जो हजार्डस नहीं है, तो वहाँ पर वो कर सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शंस। इन नॉन या कहें हार्मलेस फैक्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर एक चाइल्ड जो है जो 14 ईयर से कम का है वो वर्क कर सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट पास करा गया था। ठीक है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल प्रोहिबिशन की बात करता है चाइल्ड लेबर की,
अब ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट कब होगी? जब कोई एक्ट आएगा और बताएगा कि अगर किसी ने चाइल्ड एक 14 ईयर से कम के पर्सन को कम के चाइल्ड को अगर अपॉइंट कर लिया, एम्प्लॉयड कर लिया अपनी फैक्ट्री में, तो उसको क्या सजा देगी? तो इसके लिए एक एक्ट आया, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में ही ये एक्ट आया। इस एक्ट ने क्या कहा? इस एक्ट ने कहा जो चिल्ड्रन है 14 ईयर से कम के, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड अंडर हजार्डस फैक्ट्री, जैसा कि आर्टिकल में लिखा हुआ था, हजार्डस इंडस्ट्रीज में दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। लेकिन अगर नॉन हजार्डस फैक्ट्री है तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यही सेम बात हमने ऊपर देखी, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। तो जो नॉन हजार्डस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात जो है, ये एक्ट जो है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए मिल रहा है हमें। कॉन्ट्राडिक्शन किस में देखने के लिए मिल रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए मिल रहा है इसका आर्टिकल 21A के साथ। आर्टिकल 21 कहता है कि चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 will have compulsory free and compulsory education right, free and compulsory education, ओके, कंपल्सरी एजुकेशन राइट है। लेकिन जब तक एक चाइल्ड को किसी मतलब कि जो चाइल्ड जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट नहीं करा जाएगा, तो वो स्कूल कैसे जाएगा? स्कूल नहीं जाएगा तो फिर ये जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट हो जाएगा, ये पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और एक्ट आया। कब एक एक्ट आया? एक अमेंडमेंट एक्ट आया। तो 2016 में इस एक्ट को अमेंड करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक नया एक्ट आया। उसमें एक वर्ड भी शामिल करा गया, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन अमेंडमेंट कब हुआ है? 2016 में। एक नया वर्ड शामिल करा गया, एडोलसेंट, और कुछ चेंजेस करे गए हैं। ओके, चेंजेस देखते हैं। चेंज करा गया है जो चाइल्ड लेबर मतलब कि जो पहले वाला एक्ट था उसमें 14 से ज़्यादा एज के जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। वो चाहे उनको एम्प्लॉयड करा जा सकता है, चाहे वो हजार्डस हो या नॉन हजार्डस हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी उसे मतलब कि जॉब पर लगाया जा सकता है, कोई भी फैक्ट्री में अपॉइंट करा जा सकता है, एम्प्लॉयड करा जा सकता है। लेकिन ये एक्ट कहता है, ये दोनों के बारे में बात करता है। तो जो चिल्ड्रन बिलो 14 है वो उनको कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं करा सकता, नो वेयर एम्प्लॉयड, ठीक है, कैन बी एम्प्लॉयड नो वेयर, उनको कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता, ना हजार्डस फैक्ट्री में ना नॉन हजार्डस में, एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में दे कैन गिव अ हेल्पिंग हैंड, ओके, तो वो एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं अपने फैमिली बिजनेस में। वो भी कब? ड्यूरिंग देयर वैकेशन, वैकेशन चल रहा होगा तब, और देयर फ्री स्कूल टाइम, यानी कि स्कूल आवर्स, जो स्कूल आवर्स नहीं है उसमें ये अपने फैमिली को हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बात किसके बारे में करता है? चिल्ड्रन हु आर अबव 14 और इक्वलेंट टू 14 कह सकते हैं, और बिलो 18 है, इनको नॉन हजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं एम्प्लॉयड किया जा सकता, लेकिन हजार्डस फैक्ट्री में इनको एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉन हजार्डस फैक्ट्री में इनको एम्प्लॉयड किया जा सकता है। नॉन हजार्डस फैक्ट्री दे कैन बी एम्प्लॉयड, बट इन हजार्डस फैक्ट्री दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर वर्क, ओके। तो हमें इसमें इतना पढ़ना था, आगे देखते हैं।
अब बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग फंडामेंटल राइट का पार्ट कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।